गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं उदय शंकर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इडियम्स पर बात करेंगे। आज के जो टॉपिक हम लोगों ने जो पिक किया है वो फूड है। फूड पर संबंधित इडियम्स आज हम लोग देखेंगे। तो जो सबसे पहले इडियम हम लोग लेके चलेंगे वो है पाई पर। देखिए पाई क्या होता है, एक पेस्ट्री जैसा खाने वाला चीज होता है पाई, ठीक है। तो इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट इडियम बना है, ठीक है ना, ईट हम्बल पाई। ईट हम्बल पाई, देखिए ईट हम्बल पाई का तात्पर्य क्या होता है। अगर आप ईट हम्बल पाई करते हैं तो पहले आप गलती करते हैं और उस पर आप इसके बाद में आप उस पर क्षमा मांगते हैं। तो ईट हम्बल पाई का अर्थ होता है क्षमा मांगना, ठीक है ना। ईट हम्बल पाई का अर्थ होता है क्षमा मांगना। अब इसके सिनोनिम्स की अगर हम बात करते हैं तो इसका सिनोनिम्स जो हो जाएगा टू एपोलोगाइज। टू अपोलोगाइज कहने का तात्पर्य है कि अगर आप किसी गलती को करते हैं इसके बाद आप उससे क्षमा मांगते हैं तो आप उसको ईट हम्बल पाई करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि एक सेंटेंस हम इस पर डील करते हैं, वो ईट हम्बल पाई को समझने में मदद करेगा। आप इस सेंटेंस को देखिए, यहां से ईट हम्बल पाई का यूज आपको बेहतर समझ में आएगा। कह रहा है क्या, ही वॉज फोर्स्ड टू ईट हम्बल पाई, मतलब उसे क्षमा मांगनी पड़ी। उसे क्षमा मांगने के लिए बाध्य किया गया जब कंपनी ने उसे निकाल दिया। पहले तो इसने कंपनी में कुछ गलत किया, इसके बाद कंपनी ने जब इसे निकाल दिया तो उसे फिर कंपनी में आने के लिए उसे क्षमा मांगना पड़ा। तो अगर कोई व्यक्ति अगर ईट हम्बल पाई करता है, ये इसका मतलब होता है कि वो अपनी गलतियों पर क्षमा मांगता है। हमारा नेक्स्ट पाई से है, हमारा पाई से जो सेकंड इडियम है वो है पाई इन द स्काई। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये इडियम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है और ये एसएससी, सीडीएस, सीपीओ ये सब में पूछे जा चुके हैं। पाई इन द स्काई का मतलब क्या होता है। देखिए पाई इन द स्काई का मतलब होता है कि वैसी चीज जो कभी पूरा हो नहीं सकता है, जो असंभावित विचार है, कोई असंभावित योजना है जो कभी पूरा हो नहीं सकता है, वो पाई इन द स्काई होता है। इसको हम सिंपल भाषा में लिखे तो इस प्रकार लिखेंगे, अनलाइकली, अनलाइकली प्लान या गोल, ठीक है ना, एटसेट्रा। इसका मतलब है कि इसको अगर सरल भाषा में लिखें तो इसका हिंदी निकलेगा झूठी आशाएं, ठीक है ना। यदि आपको अगर पाई इन द स्काई बताया जा रहा है तो कोई ऐसी बात बताया जा रहा है जो कि कभी पूरा हो नहीं सकता है, आपको एक तरह से झूठी आशा दिया जा रहा है। जैसे कि अगर अगर इस पर एक सेंटेंस देखा जाए तो आप इसे बेहतर समझ सकते हैं। इस सेंटेंस को देखा जाए, इससे बेहतर आपको पाई इन द स्काई समझ में आ जाएगा। देखिए, साइंटिस्ट क्लेम टू हैव 100% इफेक्टिव कोविड वैक्सीन। शुरू शुरू में कुछ ऐसे देश के वैज्ञानिकों ने दावा किया कि हम 100% इफेक्टिव कोविड वैक्सीन निकाल रहे हैं, लेकिन 100% इफेक्टिव कोविड वैक्सीन निकालना ये तो झूठी बातें थी। ऐसा हो नहीं सकता है, कोई ऐसा वैक्सीन हो नहीं सकता है जो कि 100% इफिशियंसी उसकी हो, ठीक है। तो जो 100% इफेक्टिव वैक्सीन का जो दावा किया गया था वो क्या है, वो जस्ट पाई इन द स्काई है, एक वैसा चीज जो कभी पूरा हो नहीं सकता है। चलिए अब हम लोग पाई से हम लोग तीसरा इडियम लेके चलते हैं। चलिए ये वाक्य ये क्या कर रहा है, इडियम क्या कर रहा है, हैव ए
फिंगर इन एवरी पाई। देखिए एक आदमी है, हर तरह के एक्टिविटीज में उसका हाथ रहता है, हर तरह के एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व रहता है। तो अगर कोई व्यक्ति है और अपने फिंगर को एवरी पाई में लगा रहा है, एवरी पाई का यहाँ क्या सेंस है, एक्टिविटीज का सेंस है। एक व्यक्ति है जो कई गतिविधियों में उसकी भूमिका होती है, तो वो व्यक्ति का, उस व्यक्ति के बारे में कहा जा सकता है हैव ए फिंगर इन एवरी पाई। ठीक है, इसको बहुत सरल तरीके से कहा, हम ऐसे लिख सकते हैं कि कई क्रियाकलापों में शामिल होना। ठीक है ना, अगर कोई व्यक्ति है अगर हैव ए फिंगर इन एवरी पाई रखता है, इसका मतलब है कि वो कई क्रियाकलापों में वो शामिल है। देखिए उदाहरण के तौर पर हम लियोनार्डो दा विंसी को लेते हैं। लियोनार्डो दा विंसी को आपने सुना होगा, ये मोनालिसा के पेंटर हैं। ठीक है ना, मोनालिसा जो दुनिया के वंडर्स में से एक है। तो एक्चुअली जो लियोनार्डो दा विंसी थे वो केवल पेंटर नहीं थे, वो अगर आप इनको पढ़िएगा इनके बारे में तो पता चलेगा कि एक फिलोसफर थे, एक मैथमेटिशियन थे, एक पेंटर थे। मतलब इनके बारे में कहा जा सकता है ना, ए फिंगर इन एवरी पाई, कई क्रियाकलापों में इनकी भूमिका थी। ठीक है, अगर हम इसी चीज को लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, लियोनार्डो दा विंसी वाज अ फिलोसफर, मैथमेटिशियन एंड ए पेंटर, एंड ए पेंटर। क्या थे लियोनार्डो दा विंसी? क्या थे? एक फिलोसफर थे, मैथमेटिशियन थे एंड ए पेंटर थे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या कि उनके एक फिंगर सभी पाई में थे। कहने का तात्पर्य क्या है कि वो कई क्रियाकलापों में इन्वॉल्व थे, वो केवल पेंटर नहीं थे। उन्होंने मैथमेटिक्स पर भी बहुत सारी चीजों को दिया, उन्होंने फिलोसफी पर भी बहुत सारी चीजों को दिया। इसका मतलब हम सिंपली कह सकते हैं ही हैड ए फिंगर इन एवरी पाई। तो बच्चों ये पाई से रिलेटेड हमारे पास 3 इडियम से, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है। ईट हम्बल पाई का अर्थ होता है अप्लोगाइज करना, क्षमा मांगना। पाई इन द स्काई का मतलब होता है कि वैसी बातें जो कभी पूरा हो नहीं सकती हैं, ये झूठी आशाएं हैं, असंभावित विचार हैं। और हैव ए फिंगर इन एवरी पाई का तात्पर्य है कि व्यक्ति जो है वो कई क्रियाकलापों में इन्वॉल्व है। तो ये बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट इडियम्स है, ये सभी इडियम्स एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं, और एक बार नहीं ये कई बार पूछे जा चुके हैं। अगर आप रिसेंट पेपर्स को देखें या ओल्ड पेपर्स को देखें, सभी पेपर्स में ये इडियम्स आपको दिखाई देंगे। तो चलिए अब हम अपने इस फूड पर आधारित इडियम्स को आगे लेकर बढ़ते हैं। देखिए हमारा जो नेक्स्ट जो इडियम होगा वो पोटैटो पर होगा। ठीक है ना, हम चौथा जो इडियम लेके चलेंगे वो पोटैटो पर लेके चलेंगे। पोटैटो से संबंधित 2 इडियम बहुत फेमस है, एक है हॉट पोटैटो। हमारा नेक्स्ट जो इडियम है वो है हॉट पोटैटो। देखिए ऐसे तो हिंदी इसका निकलेगा गरम आलू, लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूं कि इडियम्स के सामूहिक अर्थ होते हैं, एक कंबाइंड अर्थ होते हैं, उनका अलग अलग अर्थ नहीं होता है। अगर ऐसे कहा जाए तो इसका मतलब होता है गरम आलू। चलिए, लेकिन अर्थ हम इससे निकाल सकते हैं। देखिए हॉट पोटैटो क्या होता है, एक ऐसा मैटर होता है जिस पर कोई भी बात नहीं करना चाहता है, क्योंकि अगर आप उस पर बात करेंगे तो फिर लोग जो होंगे वो गुस्से से भर जाएंगे, विवाद शुरू हो जाएगा। हॉट पोटैटो क्या होता है, एक विषम परिस्थिति होता है, एक विवादित मुद्दा होता है जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता है। अब भारत में अगर हम कह ले रिजर्वेशन क्या है, आरक्षण क्या है, देखिए आरक्षण में दोनों तरह की बातें हैं। जिसको आरक्षण मिलता है वो आरक्षण को अच्छा कहेगा, और जिसको आरक्षण प्राप्त नहीं है वो आरक्षण को गलत कहेगा। इसका मतलब है कि भारत में रिजर्वेशन क्या है, एक हॉट पोटैटो है, इस पर कोई बात नहीं करना चाहता है, क्योंकि बात करने का मतलब है कि अब आप विवाद को जन्म दे रहे हैं। ठीक है, तो हॉट पोटैटो को हम सिंपल भाषा में हम लिख सकते हैं। एक और इडियम है इस बात को कहने के लिए, मूड पॉइंट।
देखिए मूड पॉइंट क्या होता है पहले आप इसको समझते हैं। मूड पॉइंट का मतलब एक ऐसी बात जिस पर झगड़ा हो जाए। अब रिजर्वेशन क्या है, एक झगड़ा होने वाली ये मुद्दे हैं। तो रिजर्वेशन का एक मूड पॉइंट है या हॉट पोटैटो है, ठीक है ना। इसको सरल शब्दों में लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं कंटेंशस इशू, ठीक है ना। इसको अगर हम लिख सकते हैं कंटेंशस इशू, और अगर सरल अगर हिंदी में लिखे तो हम लिख सकते हैं विषम परिस्थिति, या हम लिख सकते हैं विवादित विषय, ठीक है ना। कोई विषय है जो कि विवादित है, उस पर झगड़ा छिड़ जाएगा। अब जो बात मैं कर रहा हूं अगर उसी से सेंटेंस डील करूं तो कैसा सेंटेंस बनेगा। आप इस सेंटेंस को देखिए, मैंने क्या लिखा, रिजर्वेशन हैज बिकम ए पॉलिटिकल हॉट पोटैटो। इसका मतलब है कि जो आरक्षण है एक राजनीतिक रूप से हॉट पोटैटो हो गया है, एक वैसी बात हो गया है जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता है, क्योंकि बात करने का मतलब है कि अब बखेड़ा खड़ा करेंगे, ठीक है। तो हॉट पोटैटो का मतलब ये हुआ। बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट जो इडियम है वह है काउच पोटैटो। ये सभी एग्जाम्स में पूछे जा चुके इडियम्स है, इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है, मैं अपने तरफ से कोई नया इडियम ऐड नहीं कर रहा हूं। ये सारे प्रीवियस पेपर में आपको ये सारे इडियम्स मिल जाएंगे। तो अगर आप इनको रिवाइज करते हैं, इनको बार बार पढ़ते हैं, तो ये आपको कहीं ना कहीं आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। काउच पोटैटो क्या होता है, देखिए काउच पोटैटो एक व्यक्ति होता है जो बहुत ज्यादा टेलीविजन देखता है। बहुत ज्यादा टेलीविजन देखने वाले को काउच पोटैटो कहते हैं, ठीक है। ये हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए पर्सन who watches a person who watches a lot of television, ठीक है ना। ये सरल है, इसमें ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है। ए पर्सन हु वॉचेस ए लॉट ऑफ टेलीविजन इज कॉल्ड काउच पोटैटो। इसका कोई सरल हिंदी होगा नहीं, बस एक वो व्यक्ति जो बहुत ज्यादा टेलीविजन देखता है वो काउच पोटैटो कहलाता है। बस आपको बस इतना ही याद रखना है दिमाग में। चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट है जो फूड पर जो इडियम है वह है फुल ऑफ बीन्स। देखिए बीन क्या होता है ना, बीन सेम की तरह होता है, सेम की तरह एक सब्जी होता है बीन्स, ठीक है ना। फुल ऑफ बीन्स का मतलब क्या हुआ, यदि कोई व्यक्ति फुल ऑफ बीन्स है, इसका मतलब है कि वो एनर्जी से भरा हुआ है, उत्साह से भरा हुआ है, उसमें एनर्जी है, उसमें लाइफ है, ठीक है। तो हम इसको सिंपल तरीका से लिख सकते हैं, फुल ऑफ बीन्स का मतलब फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी। इसको अगर सिंपल भाषा में कहें तो लिख सकते हैं उत्साहपूर्ण, ठीक है ना, उमंग से भरा हुआ, जोश से भरा हुआ। इस पर एक सेंटेंस हम डील करते हैं। चलिए सेंटेंस क्या कह रहा है कि यद्यपि वो 70 के ऊपर का है, कोई व्यक्ति है वो 70 के ऊपर का है, लेकिन वो ऊर्जा से भरा हुआ है, ठीक है ना, वो उत्साहपूर्ण व्यक्ति है। तो ये बीन्स से रिलेटेड हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट इडियम्स है। चलिए हम बात को हम आगे की ओर ले चलते हैं। चलिए अब हम आगे लेके चलते हैं। उसमें हमें जो टॉपिक जो मैंने ईडीएम के लिए सिलेक्ट किया है वो है वाटर। इस बार हम लोग वाटर पर बात करेंगे और वाटर से संबंधित हमारे दो ईडियम्स है। इसमें हम लेके चलेंगे, हमारा 7th ईडियम्स होगा वो होगा ऑफ द फर्स्ट वाटर, ऑफ द फर्स्ट वाटर। देखिए यदि कोई चीज ऑफ द फर्स्ट वाटर का है, अब हमारा ये मतलब टॉपिक हुआ वाटर और इस पर हम लेके चल रहे इडियम ऑफ द फर्स्ट वाटर, ठीक है ना। देखिए यदि कोई चीज ऑफ द फर्स्ट वाटर का है, इसका मतलब है कि वो यूनिक है, वो अनसरपास्ड है, अनोखा है, अद्वितीय है, लेकिन गलत मामलों में, ठीक है ना, सही मामलों में नहीं।
यदि कोई चीज यदि ऑफ द फर्स्ट वाटर का है, इसका मतलब है कि वो चीज यूनिक है, अपनी किस्म का एक। ठीक है ना, हम कैसे इसके सिनोनिम्स लिखेंगे, यूनिक। ठीक है ना, और इसको सरल भाषा में लिखें तो अपने किस्म का एक अनोखा। ठीक है, जैसे कि आप इसे एक हम एग्जाम्पल से बेहतर समझ सकते हैं। आप इस वाक्य को देखिए, कह रहे क्या, वह एक नंबर का उबाऊ व्यक्ति है। अभी क्या बताया हूं, ऑफ द फर्स्ट वाटर का यूज हम गलत मामलों में करेंगे। मतलब इसका मतलब है कि उसके जैसा उबाऊ व्यक्ति आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो अपने आप में अनोखा उबाऊ व्यक्ति है। ठीक है ना, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। इसको हमें बनाना है, वह एक नंबर का उबाऊ व्यक्ति है। कैसे लिखेंगे, ही इज ए बोर। बोर का मतलब होता है उबाऊ व्यक्ति। ही इज ए बोर ऑफ द फर्स्ट वाटर। ही इज ए बोर ऑफ द फर्स्ट वाटर। अब हम आगे लेके चलते हैं। वाटर से रिलेटेड हमारा जो नेक्स्ट इडियम है वो क्या कहता है, कम, हेल और हाई वाटर। देखिए, कम, हेल और हाई वाटर का मतलब क्या होता है कि किसी भी कठिनाई, किसी भी विषम परिस्थिति के बावजूद, मतलब इसमें भाव निकलेगा के बावजूद का। ठीक है ना, इसका अगर हम एक्सप्लेनेशन लिखे तो किस तरह से लिखेंगे, डिस्पाइट, डिस्पाइट प्रॉब्लम या डिफिकल्टी, डिस्पाइट प्रॉब्लम या डिफिकल्टी। ठीक है ना, कम, हेल और हाई वाटर। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं कठिनाई या समस्या के बावजूद। चलिए, देखिए सरकार ने पिछले साल, पिछले 2 साल पहले क्या किया, ट्रिपल तलाक, 3 तलाक को खत्म कर दिया। जो कश्मीर के जो अनुच्छेद जो 370 थे उनको खत्म कर दिया। वो सरकार को पता है कि इसको खत्म करने के बाद बवाल मचेगा, कठिनाई आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन उसने दृढ़ प्रतिज्ञा कर लिया था कि इन चीजों को खत्म करना है। अगर हम इसी को अगर सेंटेंस के रूप में डील करें तो हम कैसे करेंगे, आप इस सेंटेंस को देखिए, क्या कर रहा है, द गवर्नमेंट वॉज कमिटेड, गवर्नमेंट प्रतिबद्ध था। ठीक है ना, गवर्नमेंट प्रतिबद्ध था क्या करने के लिए, टू एब्रोगेट। एब्रोगेट ये काफी ये चर्चा में रहा हुआ शब्द है। ठीक है ना, अगर आप किसी चीज को एब्रोगेट करते हैं, आप उसको समाप्त कर देते हैं। एब्रोगेट का मतलब होता है समाप्त करना। ठीक है ना, तो सरकार किस बात के लिए और कमिटेड का मतलब है, आप इसको ऐसे समझिए, अगर सिंपल भाषा में कहें तो दृढ़ निश्चयी, दृढ़ निश्चयी। इसका मतलब है कि सरकार जो था उसने ठान लिया था कि वो जो आर्टिकल जो अनुच्छेद है 370 को 370 को समाप्त करेगा, चाहे परेशानी कुछ भी क्यों ना हो। ठीक है ना, चाहे कठिनाई कुछ भी क्यों ना आए। ठीक है, तो इस लाइन को अगर हम सजाकर बोलेंगे तो किस प्रकार बोलेंगे, सरकार आर्टिकल 370 को समाप्त करने के प्रति दृढ़ निश्चय था, किसी भी सूरत में, किसी भी समस्या या विरोध के बावजूद। तो ये रहा हमारा यूज कम, हेल और हाई वाटर। बच्चों, अब यहां से हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और इडियम देखते हैं फूड पर। हमारा जो नेक्स्ट इडियम है वह है, देखिए वह है अपसेट द एप्पल कार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है,
अपसेट द एप्पल कार्ट। देखिए अपसेट द एप्पल कार्ट का मतलब क्या होता है, अगर कोई सेब से भरा कोई गाड़ी है और आपने उसको पलट दिया, तो इसका तो अलग अलग अर्थ ये रहा कि सेब के गाड़ी को पलट देना, ठीक है। लेकिन यहां पर भाव कुछ दूसरा है। अगर आप किसी के एप्पल कार्ट को अपसेट करते हैं, यानी कि आप उसके प्लान को, आप उसके योजना को विफल कर देते हैं, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है। तो अपसेट द एप्पल कार्ट का क्या मतलब होना चाहिए, टू स्पॉइल प्लान एटसेट्रा। इसका मतलब हम सिंपल भाषा में लिखें तो हम कहेंगे योजना विफल कर देना। ठीक है ना, अगर आप किसी की योजना को विफल कर देते हैं तो आप उसके एप्पल कार्ट को अपसेट कर देते हैं। हम आगे की इडियम की ओर बढ़ते हैं। देखिए सेल लाइक हॉट केक, ठीक है ना, सेल लाइक हॉट केक। देखिए सेल लाइक हॉट केक का मतलब क्या होता है, आप देखते हैं कि जो गर्मा गर्म जो केक होता है तुरंत बिकता है, ठीक है ना, ठंडे केक के मुकाबले जो गर्म केक होता है तुरंत बिकता है। कह रहे कि सेल लाइक हॉट केक मतलब किसी चीज का तेजी से बिकना, सुगमता से बिकना, बिकने में कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, टू सेल क्विकली। यहां से याद करना बेहद आसान है। आप यहां समझिए कि हॉट केक को कोई सेल कर रहा है तो उसका सेलिंग तुरंत होगा। अब यहां से आपको सोचना नहीं है कि इसका अर्थ क्या निकलेगा, बस थोड़ा सा भाव निकालिए और सीधे जगह पर पहुंचिए, ठीक है। तो अगर हॉट केक दे दिया है और उसको सेल करने की बात कही जा रही है तो उसकी सेल क्विकली होगी। इसका जो हिंदी होगा वो इस तरह से होगा, सुगमता से किसी चीज का बिकना। जैसे देखिए जब कोविड महामारी फैला तो एक शब्द आया है ना, ठीक है ना, इम्यूनिटी बूस्टर। अब इम्यूनिटी बूस्टर जिसके पास भी थोड़े से पैसे रहे थे, ठीक है, उन्होंने इम्यूनिटी बूस्टर खरीदना शुरू किया, इतना ज्यादा खरीदना शुरू किया कि बाजार में इम्यूनिटी बूस्टर ही गायब हो गए। यानी कि इम्यूनिटी बूस्टर किस तरह से बिका, ये नहीं बिकने वाला चीज है। हम लोग इसको जानता भी नहीं कि इम्यूनिटी बूस्टर क्या होता है, लेकिन कोविड महामारी ने बहुत कुछ बता दिया कि इम्यूनिटी बूस्टर क्या होता है, वो चाहे सही हो या गलत हो, धड़ल्ले से बिका, ठीक है। हम कैसे लिखेंगे, अगर आज भी बिक रहे हैं ये चीज, आज भी बिक रहे हैं, जो पैसे से अफोर्ड कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, वो आज भी खरीद रहे हैं। इस बात को हम कैसे लिखेंगे, इम्यूनिटी बूस्टर इज सेलिंग, किस तरह से बिक रहे हैं, लाइक ना, सेलिंग लाइक हॉट केक, सेलिंग लाइक हॉट केक। तो ये आपका रहा, ठीक है ना, किसी चीज का तुरंत बिकना, सुगमता से बिकना। चलिए अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए एक है आइसिंग, हमारा नेक्स्ट इडियम है आइसिंग ऑन द केक। अब केक से ये रिलेटेड ये दूसरा इडियम है, ठीक है ना। आइसिंग ऑन द केक का मतलब क्या होता है, देखिए केक, ठीक है, केक तो खाने लायक चीज है। अगर हम इस पर आइस रख देते हैं तो आइस रखने से ऐसा नहीं होगा कि केक का गुणवत्ता बढ़ गया, लेकिन थोड़ा सा एडवांटेज मिला हमें, अब हमें केक और बेहतर लगेगा, ठीक है। तो आइसिंग ऑन द केक का मतलब क्या हुआ कि जो एक्स्ट्रा जो बेनिफिट होता है, एक्स्ट्रा जो इंसेंटिव होता है, जो किसी चीज को और सुंदर बना देता है, तो वो कहलाता है आइसिंग ऑन द केक, ठीक है। अब इसको अगर हम सिंपल भाषा में लिखे तो हम कैसे लिखें, एक्स्ट्रा बेनिफिट या एक्स्ट्रा इंसेंटिव, ठीक है ना। यदि कोई चीज अगर आइसिंग ऑन द केक है तो वो एक्स्ट्रा बेनिफिट है, एक्स्ट्रा इंसेंटिव है। केक तो बिना आइस के भी खाया जा सकता है, लेकिन आइस दे देने का मतलब है कि आप एक एक्स्ट्रा बेनिफिट कंडीशन में हैं। तो अगर इसको हिंदी में समझा जाए तो इसका हिंदी बहुत आसान है। कभी आपने सुना होगा सोने पर सुहागा, ठीक है। तो सोने पर सुहागा का अंग्रेजी यही होता है आइसिंग ऑन द केक। चलिए अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा जो नेक्स्ट है इडियम है वह है ब्रिंग द होम बैकन। ब्रिंग द होम, इसको इस तरह से ब्रिंग होम, सॉरी, यहां से इसको सुधारा जा सकता है। ब्रिंग होम द बैकन हमारा इडियम इस प्रकार से है। देखिए ब्रिंग होम द बैकन का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। इसका एक मतलब होता है पैसा कमाना, बहुत ज्यादा पैसा कमाना, लेकिन यहां पर हम कुछ दूसरे अर्थ के बारे में बात करेंगे। देखिए ब्रिंग होम द बैकन का मतलब होता है अपने लक्ष्य में सफल होना। बस इसको सिंपल सा भाषा में आप ऐसे समझिए,
अगर आप अपने लक्ष्य में सफल होते हैं तो आप ब्रिंग होम द बैकन लाते हैं। बैकन क्या होता है? देखिए, पिग सुअर का जो पीठ का और पिछले भाग का जो मांस होता है ना, जिस पर नमक वगैरह लगा करके लोग खाते हैं, उसको बैकन कहा जाता है। ठीक है ना, उसको बैकन कहा जाता है। तो ब्रिंग होम द बैकन, यदि आप बैकन लेकर के आते हैं तो इसका मतलब एक हुआ कि आप पैसा कमा करके बाहर से आते हैं अंदर, इसका एक मतलब हुआ। दूसरा इसका मतलब होगा कि अपने लक्ष्य में सफल होना। अब यहां पर इस वीडियो सेशन में हम दूसरे अर्थ को लेके चलेंगे। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति ब्रिंग होम द बैकन करता है यानी कि वह सफल होता है अपनी योजना में। कैसे लिखेंगे? टू सक्सीड, इसको सिंपल भाषा में लिखे तो टू सक्सीड, और हम लिख सकते हैं अपने लक्ष्य में सफल होना, अपने लक्ष्य में सफल होना। चलिए इस पर एक सेंटेंस डील करते हैं बात को बेहतर तरीके से समझने के लिए। चलिए आप इस वाक्य को देखिए, कह रहा है क्या कि ही अपील्ड टू पीपल, उसने लोगों से अपील किया, प्रार्थना किया। किस बात के लिए? फॉर फाइनेंशियल एड, उसको आर्थिक मदद चाहिए था। उसने लोगों से आर्थिक मदद की अपील की। एंड बॉट होम द बैकन, और वो अपने इस उद्देश्य में, अपने इस लक्ष्य में सफल रहा। ठीक है, मतलब उसे लोगों से फाइनेंशियल एड मिला। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट इडियम्स है, इनको बार बार आप प्रैक्टिस में रखिए। ये डेली यूजेस में भी आने वाले हैं। अगर आप परीक्षा की तैयारी नहीं भी करते हैं, एक कैजुअल रीडर के रूप में पढ़ते हैं, तो ये सारे इडियम्स आपको बार बार मिलने वाले हैं। ठीक है ना, ये केवल परीक्षा तक ही सीमित नहीं है, ये आपके आगे के जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज सुनते हैं, किसी से अंग्रेजी में बात करते हैं, ये सारी इडियम्स उस समय भी काम आने वाली इडियम्स है। ठीक है, हम बात को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारा नेक्स्ट इडियम है, देखिए, एप्पल पाई ऑर्डर। ये भाई कैसा ऑर्डर है? ऑर्डर का मतलब यह क्रम समझेंगे। ठीक है ना, ऑर्डर का मतलब यह आदेश नहीं समझेंगे, ऑर्डर का मतलब क्रम समझेंगे। देखिए, कोई चीज यदि एप्पल पाई ऑर्डर में है तो वो सुंदर तरीके से व्यवस्थित किया गया है। ठीक है ना, सुंदर तरीके से सजाया गया है, चीज एकदम सुंदर तरीके से है। तो एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब क्या होता है? अगर इसको सिंपल भाषा में लिखा जाए तो हम ऐसे लिखेंगे, नीटली अरेंज्ड। सुंदर तरीके से व्यवस्थित। जैसे कि आमतौर पर क्या होता है, घर चाहे जैसा रहे, लेकिन जब मेहमान आने होते हैं तो उनके आने के पहले क्या होता है, सब कुछ एकदम ठीक ठाक पोजीशन में आ जाता है, सब कुछ एकदम व्यवस्थित कंडीशन में आ जाता है। ठीक है ना, हमको यही सेंटेंस बनाना है कि मेहमान आने के पहले सब कुछ सुव्यवस्थित तरीके से अरेंज किया गया था। कैसे लिखेंगे? चलिए, एवरीथिंग वॉज इन एप्पल पाई ऑर्डर, सब कुछ सुव्यवस्थित तरीके से था बिफोर द अराइवल ऑफ द गेस्ट, गेस्ट के आने के पहले। ठीक है बच्चों, तो ये एप्पल पाई ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है। चलिए हम आगे आपको लेके चलते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है, कैरोट एंड स्टिक। देखिए, कैरोट गाजर, स्टिक छड़ी। तो यहाँ गाजर और छड़ी से क्या मतलब है? देखिए, एक पॉलिसी होता है, एक नीति होता है। ठीक है ना, कैरोट एंड स्टिक का इस्तेमाल करते हैं पॉलिसी के साथ, अकेले इस्तेमाल नहीं होंगे। प्लस, प्लस का मतलब मैं आपको शुरू से बताते आ रहा हूं कि अगर मैंने प्लस लिख दिया तो वो बात फिक्स हो गया। देखिए, कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी क्या होता है? पहले आपको मनाएगा,
आपके अच्छे कामों के लिए आपको पुरस्कार देगा, लेकिन अगर आप गलत काम करते हैं तो आपको सजा भी देगा। तो कैरेट एंड स्टिक का मतलब क्या हुआ? कैरोट का मतलब हम समझेंगे रिवार्ड। आप ऐसे समझिए, कैरोट का मतलब होता है रिवार्ड, ठीक है, और स्टिक का मतलब क्या हुआ? सजा, पनिशमेंट, ठीक है। तो रिवार्ड एंड पनिशमेंट, जिसको हम लोग अपने भाषा में क्या कहते हैं? साम दाम दंड भेद, ठीक है ना। तो पहले आपको मनाया जाएगा, आपको रिवार्ड दिया जाएगा अच्छे कामों के लिए, लेकिन अगर आप नहीं मानते हैं और अपने जीत पर आप अड़े रहे हैं तो आपको वो स्टिक भी बरसाएगा। तो ये सरकार की नीति होती है। कहीं पर किसी माओवादी से बात करने के लिए सरकार कौन सी नीति अपनाती है? कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी अपनाती है। यदि सरकार की बात माओवादी मान गए तब तो माओवादी को सामान्य जीवन, जनजीवन में ले लिया जाता है, मेन स्ट्रीम में ले लिया जाता है। लेकिन अगर ये माओवादी अपनी जीत पर अड़े रहे और सरकार की शर्तों को नहीं मानते हैं तो फिर इनको वो पनिशमेंट देती है। तो हम किस तरह से लिखें? ये पूरा हमारा सेंटेंस रहा। द गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड, सरकार ने अपनाया है। क्या अपनाया है? तो एक नीति अपनाया है पुरस्कार देने की और सजा देने की, ठीक है। पहले पुरस्कार देगा, अच्छे अगर आप उसके बातों को मानते हैं, सही सभी शर्तों को मानते हैं सरकार को, तो पुरस्कार देगा, और नहीं तो आपको स्टिक बरसाएगा, ठीक है। इन डीलिंग विद द माओविस्ट, यानी कि माओवादियों से निपटने में सरकार ने साम दाम दोनों नीति अपनाया है। मतलब कि आपको रिवार्ड भी दिया जाएगा और नहीं मानते हैं तो आपको पनिशमेंट भी दिया जाएगा। तो ये कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी बेहद ही फेमस पॉलिसी है। तो ये बच्चों, ये आज का हमारा इडियम्स इतना रहा। आगे के दिनों में आपको इडियम्स के और भी वीडियो सेशन प्राप्त होंगे। ये आपको वीडियो सेशन कैसा लगा? ये इडियम्स में और क्या सुधार किया जा सकता है? आप अपने राय को जरूर कमेंट बॉक्स में दें। आप इस चैनल से जुड़े रहें। ये चैनल में नियमित रूप से वीडियो अपलोड होते हैं और आप इनको ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाएं। अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड सर्कल्स में इसको सर्कुलेट करें। आप इसको लाइक करें। आपका यही छोटा सा प्रयास हमारे लिए एक बड़ा बूस्ट का काम करेगा। थैंक यू वेरी मच।